हेलो क्लास एट्थ। आज के लिए हमारा टॉपिक रहेगा भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। ये दिलचस्पी कई कारणों से बनी है। सबसे पहला तो जो है नील के बारे में पढ़ रहे थे हम। नील, क्योंकि यूरोप में जो नील मिलता था वो वुड नामक पौधे से मिलता था। वुड एक ऐसा पौधा है जो शीतोष्ण क्षेत्र में उगाया जाता है, अर्थात जहाँ पर ठंड पड़ती है। लेकिन इस पौधे से मिलने वाला जो चमकदार नील था वो बेजान होता था और फीका होता था। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, 1783 से लेकर 1789 के बीच दुनिया का जो नील का उत्पादन था वो बिल्कुल आधा रह गया। ब्रिटेन के रंग कपड़ा रंगने वाले अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और जगह की तलाश कर रहे थे, और वो जगह हमें यानी अंग्रेज़ों को कहाँ मिलेगी उसके लिए तलाश कर रहे थे, और वो आएगी भारत से। तो इस कारण से ब्रिटेन की दिलचस्पी भारत में बढ़ रही थी। यूरोप में नील की बढ़ती हुई मांग को देखकर, यानी यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सारे जो हैं यूरोप के देश है, ठंडे देश हैं ये। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। यानी इंग्लैंड में जब नील की मांग लगातार बढ़ रही थी तो इन्होंने भी नील की खेती बढ़ाने के लिए भारतीय किसानों पर दबाव डाला। तो क्या हुआ देखो, 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया, क्योंकि बंगाल में A1 क्वालिटी का नील बनता था। तो ये सारे पूरे वर्ल्ड के जो बाज़ार थे वहाँ पे इसकी धूम मच गई। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30%। यानी 1788 जो सन था ना, जब तक भारत से नील जो मंगाता था ब्रिटेन, उसमें भारत से कितने परसेंट जाता था? केवल 30%। और 1810 में ब्रिटेन जो नील मंगाता था भारत से, उसका हिस्सा हो गया 95%। यानी सारा का सारा नील लगभग हमारे देश से जाता था और सिर्फ 5% दूसरे देशों से आता था। इतना बढ़िया क्वालिटी का नील था हमारा। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट, यानी जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कंपनी के अफसर और बिजनेस व्यवसाय के जो एजेंट थे, नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। यानी इन पे पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अपने पैसे इस धंधे में लगाने लगे, नील की खेती में। ज़मीन लेने लगे, किसानों को ज़बरदस्ती खेती करवाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। ये देखो, इतना फ़ायदा था नील की खेती में। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए। यानी इंग्लैंड के और जो बिजनेसमैन थे वो भी भारत आ गए और उन्होंने नील के बाग लगवा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, अब कंपनी उन्हें नए नए बैंक और कर्जा देने को तैयार है। यानी ऐसे बिजनेसमैन जिनके पास व्यापार करने के लिए या नील की खेती करवाने के लिए कोई पैसे नहीं थे, तो कंपनी क्या ऑफर देती थी कि आप काम शुरू करो, हम आपको कर्जा देंगे। अब नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती दो तरीकों से होती थी, एक निज और एक रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। निज निज का मतलब होता है स्वयं भी। तो निज खेती में तो बाग के जो मालिक थे खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, चाहे वे किराए पे मजदूरों से करवाते या और किसी तरीके से। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करते थे। ये तो हो गया अभी निज खेती। अब निज खेती में कुछ समस्याएं भी थी, और समस्याएं क्या थी वो देखो आप। बागान मालिकों को निज खेती का जो क्षेत्रफल था बढ़ाने मुश्किल आ रही थी। यानी
मान लो किसी के पास एक खेत में बाग लगा दिया और 2 या 1 साल के बाद वो 1.5 या 2 खेत होने चाहिए उसके, लेकिन बाग के जो मालिक थे वैसा नहीं कर पा रहे थे, अपना क्षेत्रफल एरिया बढ़ाने में मुश्किल हो रही थी उनको। नील की खेती कहाँ पे हो सकती थी? केवल उपजाऊ जमीन पर। जहाँ की जमीन उपजाऊ हो वहीं पर हो सकती थी वो खेती। ऐसी जमीनों पर लोग बसते थे, बस्ती होती थी, घर बना रखे थे। तो बस्ती या लोग की जनसंख्या रहती थी ऐसी जगह जमीन पर। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते, और जो छोटे मोटे खेत ही उन पर ही नील की खेती होती थी। नील की खेती करने के लिए उन्हें कई बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत होती थी, यानी बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों की जरूरत होती थी। इस तरह की जमीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के चारों ओर, यानी नील की जो फैक्ट्री थी उसके चारों ओर जमीन पट्टे पर लेने के प्रयास किए। पट्टे का मतलब है कम से कम 20 साल तक वो जमीन उसी की रहेगी, और वहाँ के किसानों को वहाँ से हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया। क्या अर्थात जहाँ पर नील की फैक्ट्री थी वहाँ पे लोगों ने घर बना रखे थे, और उन किसानों को उन घरों से बेदखल कर दिया, उनकी ज़मीन ले ली गई सस्ते रेट्स पर, और किसी ने अगर कोई वो ज़मीन देने से मना किया तो उसके साथ ज़बरदस्ती वो ज़मीन छीन ली गई। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया। अब मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान काम नहीं था, क्योंकि नील की खेती में मज़दूरों की बहुत आवश्यकता होती है। बड़े बागों के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी, और मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान जो है धान की खेती में लगे रहते थे। यानी नील की खेती का भी वही टाइम है और धान की खेती का वही टाइम है। तो मज़दूर धान की खेती में बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे, तो इसके लिए मज़दूरों की कमी हो जाती थी। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल और बैलों की भी ज़रूरत पड़ती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए। 1 बीघा अगर किसी ने बोया है तो उसके लिए 2 हल चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ेगी। 2000 हल की ज़रूरत पड़ेगी। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव करना एक बड़ी समस्या थी। हल खरीदना एक बड़ी समस्या थी किसानों के लिए। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए अपने ही चीज़ों की ज़रूरत होती थी। यानी किसानों के पास हल नहीं मिले, क्योंकि किसान उस टाइम धान की खेती में बिजी रहते थे। जिस समय नील उत्पादकों को हल की ज़रूरत होती थी उसी समय किसान के हल बैल भी चावल के खेतों में लगे रहते थे काम में। अब 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते रहे, घबराते रहे, डरते रहे। तो इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से कम जमीन आती थी। अर्थात 25% से भी कम जमीन पर ही नील की खेती होती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत होती थी। तो आज इतना ही भी। आज के लिए जो नए वर्ड आए हैं उनको देखो आप। बिग्गा। बिग्गा क्या होता है? हमारे यहाँ हरियाणा में एक खेत में 5 बिग्गे होते हैं। एक जो किला होता है उसमें 5 बिग्गे। तो जमीन को मापने का तरीका है ये। अंग्रेजी शासन से पहले बिग्गे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। 1/3 एकड़। एकड़ में 1 किला होता है। अब एक और वर्ड है गुलाम। गुलाम क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी दास संपत्ति की तरह होता है। जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी है और वो उसका यूज हम ही कर सकते हैं, या कोई हमारा दोस्त हो सकता है, या कोई हमारे घर वाले यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह दासों की बिक्री होती थी।
तो दास जिसने खरीद लिया वो उसके लिए काम करेगा। और गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसको मालिक के बगैर कहीं नहीं जाना होता, बोले मालिक के लिए ही काम करना होता है। ये बगावत का चित्र है, गुलामों ने बगावत कर दी सेंट डोमिंगो में जनवरी 1791 में। अच्छा, अगस्त 1791 में किया था, चित्र बनाया जनवरी में जाके। तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश यानी अंग्रेज फ्रांस का इस पर कब्जा था। कहाँ पर? सेंट डोमिंगो में। वहाँ पे उन्होंने नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले जो अफ्रीका के गुलाम थे उन्होंने 1791 में बगावत कर दी। उन्होंने बागान जला दिए और धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा खत्म कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती जो है ठप हो गई। तो 2-3 प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। अफ्रीका ने दास प्रथा कब खत्म कर दी? अब 1792 में। ये जो अफ्रीका में गुलाम थे कब बगावत कर दी? 1791 में। कहाँ पे करी? सेंट डोमिंगो में। तो ये आज के लिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया और इसको आप अच्छी तरह से पढ़ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती।